Bismillahirrahmanirrahim. Allah's name I begin with the most compassionate and merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. In this lecture, I'm going to start Age of Wordsworth, and this is part 7 of the lecture. In question number 46, there is almost all his work is coincident with the revolution. Afterwards, everything is incomplete. The weakness of the will down, doubled by disease, tripled by opium, and his poetic life and even his philosophic work was a splendid failure. ऐसे ब्रुक ने एस.टी. कॉलरिज के बारे में क्या कहा है? कहता है ऑलमोस्ट ऑल हिज वर्क इज कोइंसिडेंट विद रेवोल्यूशन. उसका जो तमाम काम है वो रेवोल्यूशन के साथ, इनकिलाब के साथ मिलता जुलता है. आफ्टरवर्ड्स एवरीथिंग इज इनकम्प्लीट. इसके बाद जो दूसरी चीजें हैं वो बिल्कुल नामुकम्मल हैं. फिर उसने कहा द वीकनेस ऑफ द विल डबल बाय डाइजीज, और उसकी बीमारी की वजह से उसकी विल यानी वीकनेस ऑफ द विल यानी उसकी जो विल है वो डबल बाय डाइजीज, वो ज़्यादा उसकी कमज़ोर हो गई, यानी कुव्वत इरादी उसकी मज़ीद कमज़ोर होती गई बीमारी की वजह से. ट्रिपल्ड बाय ओपियम, अब उसने अफ्यून शुरू कर दी तो ये जो वीकनेस ऑफ द विल है ये ट्रिपल हो गई, यानी 3 गुना बढ़ गई. फिर एंड और इसका नतीजा क्या निकला? एंड हिज पोइटिक लाइफ एंड इवन हिज फिलोसॉफिक वर्क, उसकी जो शायराना ज़िंदगी थी और उसका जो फलसफियाना काम था वो मुकम्मल तौर पर नाकामी का शिकार हो गए. वॉज अ स्प्लेंडिड फेलियर. ये कहा है ऐसे ब्रुक ने. अगर मैं इसको रिवाइज करूं तो ये है कि ऐसे ब्रुक ने इसके बारे में कहा है कि इसका जितना भी काम है वो रेवोल्यूशन के साथ मिलता है, और इसके बाद इसने जितना काम किया है वो उसका फेलियर है, और इसकी विल पावर जो है वो कमज़ोर होती गई बीमारी की वजह से, ओपियम की वजह से मज़ीद काम हुई, और इसका पोइटिक लाइफ वर्क और इसका जो फिलोसॉफिक वर्क था वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया. ऐसे ब्रुक. 47, क्वेश्चन नंबर 47, कॉलरिज पोइट्री सफर्स फ्रॉम 2 शॉर्टकमिंग्स. कॉलरिज यानी एस.टी. कॉलरिज की जो शायरी है उसमें 2 कमियां हैं, 2 शॉर्टकमिंग्स हैं. नंबर 1, स्मॉलनेस एंड इनकम्प्लीटनेस ऑफ हिज वर्क. एक तो ये कि इसका काम छोटा है, वर्क्स इसका छोटा है, नहीं इसने छोटे छोटे पीसेस लिखे हैं, और वो भी इनकम्प्लीट हैं, यानी वो भी मुकम्मल नहीं है. और जो दूसरी उसमें कमी है लैक ऑफ एक्चुअलिटी, यानी जो इसके करेक्टर्स हैं वो एक्चुअल नहीं है, दे आर नॉट रियल. नेक्स्ट 48, आई वोक अप वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस. ये किससे कहा है? जॉन कीट्स ने. जॉन कीट्स कहता है कि मैं एक सुबह उठता हूं तो अपने आप को मशहूर पाता हूं. दिस इज सेड बाय जॉन कीट्स. In question 49, the position of the Byron is curious. ये जो पोजीशन है बायरन की ये बड़ी अजीब है. He is partly of the past and partly of the present. वो थोड़ा माजी का भी है और थोड़ा हाल का भी, यानी प्रेजेंट का भी. ये किसने कहा है? ये कहा है ऐसे ब्रुक ने इसके बायरन के बारे में. जी. नेक्स्ट 50, द मोस्ट सब्जेक्टिव पोइट ऑफ इंग्लैंड इज बायरन. सबसे पहले हमें सब्जेक्टिव पोइट को यानी सबसे बड़ा जो सब्जेक्टिव पोइट है इंग्लैंड का वो बायरन है. सब्जेक्टिव क्या है? यानी अपनी पर्सनैलिटी को शामिल करना, अपनी पर्सनैलिटी को शायरी में शामिल करना, इसको कहते हैं सब्जेक्टिव. नेक्स्ट है 51, लैकिंग द इंटेंसिटी ऑफ वर्ड्सवर्थ, सटिलिटी ऑफ कॉलरिज, receptivity of Keats, Ariel, fire of Shelley, Byron possessed a breadth and vigor of imagination beyond that any of his contemporary. Now I am going to explain it in Urdu. Lacking the intensity of Wordsworth, इसमें Wordsworth की शिद्दत की कमी है. और सटिलिटी ऑफ कॉलरिज, कॉलरिज की जो उम्दगी है शायरी की, जो सटिलिटी है उससे भी ये खाली है, उसकी भी इसमें कमी है. रिसेप्टिविटी ऑफ कीट्स, कीट्स की रिसेप्टिविटी से की भी इसमें कमी है. एरियल फाइल ऑफ शैली, शैली की जो शोला बयानी है वो भी इसमें नहीं पाई जाती, यानी बायरन की बात हो रही है.
लेकिन बायरन possessed a breadth and vigor of imagination, इसके पास इतना शानदार इमेजिनेशन है, इतना शानदार उसका तख़य्युल है कि जो किसी भी उसके कंटेम्प्रेरी उस वक़्त के किसी भी शायर से बढ़कर है। ये कहा है, रिकेट ने कहा है बायरन के बारे में कि यानी बायरन में बहुत सारी दूसरे शायरों की कमियां हो सकती हैं, लेकिन उसका इमेजिनेशन इतना, उसका तख़य्युल इतना मजबूत है कि कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये रिकेट ने कहा है। नेक्स्ट 52. Which poet as a satirist is incomparably the greatest of modern English poets? वो कौन सा शायर है जो बतौर सेटरिस्ट के, बतौर एज ए सेटरिस्ट उसको इनकम्पेरेबल, उसको किसी के साथ उसका मुआवजा नहीं किया जा सकता, उसके साथ किसी को कंपेयर नहीं किया जा सकता। ग्रेटेस्ट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्स है, यानी वो बड़े बड़े इंग्लिश पोइट से भी ग्रेटेस्ट हैं। वो कौन है? वो बायरन है। यानी इन अदर वर्ड्स यू कैन से, दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि बायरन जो है वो बहुत बड़ा शायर तो है, इमेजिनेशन के लिहाज से भी बड़ा है और सबसे बड़ा सेटरिस्ट भी है। 53. P.B. Shelley was born in Sussex in 1792। ये 1792 में सरसेक्स में पैदा हुआ था। In question number 54, as a poet, Shelley introduced a new quality to English literature। बतौर शायर शैली ने एक नई क्वालिटी जो थी वो अता की थी इंग्लिश लिटरेचर में, अ क्वालिटी ऑफ आइडियलिटी ऑफ फ्रीडम, यानी उसने फ्रीडम को आइडियल बना के पेश किया। और दूसरा स्पिरिचुअल ऑरेसिटी, उसने रूहानियत को एक तकद्दुस अता किया। ये दो चीज़ें जो थी ये उसने नई अता की हैं शायरी को। और ये किसने कहा है? दिस इज सेड बाय सिमंड्स। ये चीज़ें याद रख लीजिएगा। अ क्वालिटी ऑफ आइडियलिटी ऑफ फ्रीडम, ये वन थिंग है, एंड नंबर 2 इज स्पिरिचुअल ऑडेस्टी। 55. Liberty for the downtrodden, hope for the oppressed, peace for the storm-tossed. These are the things that fill Shelley's songs and stir his imaginations through its depths. इसको मैं एक्सप्लेन करूं। लिबर्टी फॉर द डाउनट्रोडन, जो आम लोग हैं, पिसा हुआ तबका, उसके लिए आज़ादी। होप फॉर द ऑप्रेस्ड, जो मजलूम है उनके लिए उम्मीद। पीस फॉर द स्टॉर्म टॉस्ड, जो तूफानों में फंसे हुए हैं लोग, उनके लिए अमन। ये वो चीज़ें हैं जो शैली के जो सॉन्ग्स हैं और जो इसके जो सॉन्ग्स हैं उनके लिए जोश का सबब है। यानी ये वो चीज़ें हैं जो उसके सॉन्ग्स में पाई जाती हैं, उसके गीतों में पाई जाती हैं, और यही वो चीज़ें हैं जो कि उसके इमेजिनेशंस को और ज़्यादा गहरा कर देती हैं। ये कहा है रिकेट ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।